नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। बच्चों, आज हम 12th हिस्ट्री चैप्टर 15 को करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, यानी लागू हुआ, और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया, उसको लिखा गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे या प्रारूप के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकें हुई। सत्रों के बीच विभिन्न समितियों और उपसमितियां मसविदे को सुधारने और संवारने का काम करती रही। तो बच्चे, पहले प्रश्न यहाँ पर है, संविधान स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कई समस्याएं थी, और इनमें से किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो पहली जो समस्या है वो है शरणार्थियों की समस्या। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नवजात राष्ट्र के सामने अनेक गंभीर चुनौतियां थी। भारत विभाजन के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। देश में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस समस्या पर नियंत्रण पाना जरूरी था। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या एक और गंभीर समस्या थी। भारत की एकजुटता के लिए इस विकराल समस्या का शीघ्र हल ढूंढना आवश्यक था। तो बच्चों, उस समय बहुत सारे जो लोग थे, मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान से जो हिंदू हैं वो भारत में आ रहे थे। तो इनको एडजस्ट करना, भारत में बसाना एक महत्वपूर्ण जो है वो समस्या थी। करोड़ों शरणार्थियों यहाँ से वहाँ पर जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर, तो हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। बहुत सारे जो लोग ऐसे थे जिन्होंने दम तोड़ दिया। जो जीवित बचे उन्हें फिर से बसाया जाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक चुनौती थी भारत के लिए। दूसरी समस्या थी देशी रियासतों की समस्या। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है सभी को कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में कुल 562 रियासतें थीं। तो इनमें कई रियासतें छोटी और कई अत्यधिक बड़ी थी। इन रियासतों के अधिकतर जो शासक थे वो अंग्रेजों के भगत थे। उन्होंने अभी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से दूरी ही बनाए रखी थी। वे अपनी रियासत में एक तानाशाह की तरह शासन करते थे। इन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करना एक अत्यंत जटिल कार्य था। इस समस्या का समाधान करने के लिए 25 जून 1947 को एक अलग से जो मंत्रालय है उसकी स्थापना की गई थी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप इस विकट समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने संपूर्ण देश का तूफानी दौरा किया, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप अनेक रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई। कुछ रियासतों के शासक इच्छा से भी संघ में सम्मिलित हो गए। केवल 3 रियासतें भारतीय संघ से बाहर रही। ये रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो बच्चों, तो ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग एक तिहाई भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के अधीन था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को अपनी इच्छा से चलाने की स्वतंत्रता थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई। अंग्रेजों ने इनको अधिकार दिया हुआ था कि या तो ये भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। कुछ महाराजा तो टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना दे रहे थे, मतलब अपना अलग जो है देश बनाना चाह रहे थे। इन रियासतों को भारत संघ में मिलाए बिना देश की स्वतंत्रता अधूरी थी। तो बच्चों, ये था पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा कैसे गठित हुई? इस सभा ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया भी। यह एक ही पार्टी का समूह कैसे बन गई? तो बच्चों, उत्तर है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। तो बच्चों, उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे। जिस प्रकार से आज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्य की विधानसभाएं अपने में से राज्यसभा के सदस्यों का MP का चुनाव करती हैं। उसी समय 1946 में देश में प्रांतीय चुनाव हुए और प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय
भारतीयों के पास सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होता था, कुछ ही लोगों के पास वोट डालने का अधिकार था। तो संविधान सभा में भारत के ब्रिटिश प्रांत द्वारा भेजे गए सदस्यों के अतिरिक्त रियासत के सदस्य भी थे। जितनी भी उस समय रियासतें होती थी 565 के करीब थी, तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे। इसलिए उन्हें इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ये रियासतें भी एक एक करके भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। संविधान सभा में पूरे देश के उच्च नेता शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि कांग्रेस के सदस्य थे। अन्य दलों के सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी प्रमुख थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित इसकी महिला सदस्य थी। तो कुल मिलाकर जो 15 महिलाएं इसमें सदस्य थी। इस प्रकार संविधान सभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु मुस्लिम लीग द्वारा इसकी आरंभिक बैठकों का बहिष्कार किया गया। इसलिए संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी और संविधान सभा में 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस से आते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा में कौन कौन से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। उनकी भूमिका के बारे में हमें लिखना है कि उनके क्या क्या रोल थे। तो संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। वैसे 299 रह गए थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने। उससे पहले जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें 379 थे। तो कुछ सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे, तो यहाँ पर कुल 299 रह गए थे। तो यहाँ पर कुल 300 लिखा, वो भी सही है। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इनमें से 3 कांग्रेस के सदस्य थे तथा 3 पेशे से वकील थे। कांग्रेस के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई की पट्टियों वाला तिरंगा होगा, इसके बीच में नीले रंग का चक्कर होगा। तो ये सभी कुछ उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने रखा, उसका मेन कारण ये था कि भारत का जो भावी संविधान होगा वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेताओं के सपने थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो किस तरह का होगा। तो नेहरू जी ने वही बातें संविधान सभा के सामने रखी थी। दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल ने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखे और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले जो सदस्य हैं कांग्रेस के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। उन्हें न केवल चर्चा को रचनात्मक दिशा में ले जाना था, बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखना था कि सभी सदस्य को अपनी जो बात है वो कहने का अवसर मिले। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अतिरिक्त प्रसिद्ध विधिवेता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे, तो भी स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का आमंत्रण दिया गया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में काम किया। इस समिति में अम्बेडकर जी के अलावा 6 और सदस्य थे। तो इसके साथ या उनके साथ अम्बेडकर जी के साथ 2 और वकील काम कर रहे थे, गुजरात के K.M. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन दोनों वकीलों ने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अम्बेडकर पर सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 खंडों में प्रकाशित हुए। यह प्रक्रिया लंबी परंतु रोचक थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़े सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में भारत के भावी स्वरूप, भारत के अभी कैसा स्वरूप होगा, भारत संघात्मक देश होगा, एकात्मक देश होगा, भारत की भाषाएं कौन सी होगी, राष्ट्रभाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, राष्ट्र के लिए आदर्श राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, भारत एक समाजवादी देश होगा या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा या फिर या पूंजीवादी देश होगा। तो इस प्रकार की जो आदर्श थे वो प्रस्तुत किए गए थे। नागरिकों के नैतिक मूल्यों आदि के बारे में परस्पर विरोधी विचार रखे गए थे। तो बच्चों अगले जो सदस्य थे इसमें कुछ
पार्टियों से अलग प्रशासनिक सदस्य भी थे जिन्होंने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारी भी महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे थे। उनमें से एक थे BN राव, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। SN मुखर्जी के बारे में अंबेडकर ने कहा था कि अति जटिल प्रस्तावों को भी सरलतम और स्पष्टतम कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता का विरले ही कोई मुकाबला कर पाएगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हमारे विधि निर्माताओं को परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ा। इस संबंध में कुछ उदाहरण दीजिए, अथवा संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत को कैसे प्रभावित करती थी। तो जैसे जैसे संविधान सभा की बैठकें होती जा रही थी, सत्र चलते जा रहे थे, उनकी जो बातें थी, जिस भी मुद्दे पर वो बहस करते, वो सभी के सभी मुद्दे, बहसें समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, लोग उनको पढ़ते थे। लोग भी अपनी जो रिस्पॉन्स है वो भी इन्हीं अखबारों के माध्यम से देते थे। तो और संविधान सभा के सदस्य भी लोगों की रिस्पॉन्स को पढ़ रहे थे। तो सामूहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए संविधान सभा में जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। इस संबंध में सभा को सैकड़ों सुझाव मिले, जिनके कुछ नमूनों को देखने से ही पता चलता है कि हमारे विधि निर्माताओं को कितनी परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना पड़ा था। फर्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पर, ऑल इंडिया वर्ण आश्रम स्वराज्य संघ कलकत्ता ने आग्रह किया कि हमारा संविधान प्राचीन हिंदू कृतियों में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और बुचड़खानों को बंद करने की विशेष रूप से मांग की गई। सेकंड है, कथित निचली जाति समूहों ने मांग की कि उनके प्रति सवर्णों द्वारा दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जाए और विधायिका सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में ही इतने ही प्रश्न। अगली कक्षा में हम अगले जो वीडियो में हम अगले प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।